तो ये जो टैरिफ का किस्सा है ये डीप स्टेट से कनेक्टेड है भी और नहीं। डीप स्टेट बहुत अलग एंटिटी है। डीप स्टेट मतलब वो मशीनरी है। मेयर एम्शेल रॉथशिल्ड जो उनका आद्य पुरुष है, उसका एक सेंटेंस और वो इनग्रेव्ड है, जर्मनी में मैंने देखा है। वो कहता है कि गिव मी अ कंट्रोल ऑफ अ करेंसी ऑफ अ कंट्री एंड आई केयर हु विंस द रेस। टाइटैनिक से लेके वर्ल्ड वॉर सारा ये कंट्रोल मैकेनिज्म कंट्रोल में था। ये सब करने के लिए तो बहुत सारी यंत्रणा लगती है ना, तो इन लोगों को इन्होंने कैसे मतलब नहीं खड़ी की है ना। देखो बुक में भी मैंने लिखा है और सबने जाके पढ़ना चाहिए। हाँ 3 पार्ट है ना उसके। एक क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट है, करेक्ट। दूसरा इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आयरलैंड के बेलफास्ट में एक शिप बिल्ड करने का संकल्प छोड़ता है, उसकी अनाउंसमेंट करता है, बोलता है द शिप दैट विल नेवर सिंक। ऐसी शिप में बिल्ड करो, उसका नाम टाइटैनिक। वन वर्ल्ड ऑर्डर पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। दैट्स व्हाई दे विल ब्रिंग अ डिफरेंट टेंटेकल टू इम्प्लीमेंट दैट। इसलिए डीपॉपुलेशन अभी जोर पकड़ रहा है ना। कोरोना है क्या? इसलिए मैं कभी बोलता हूँ छोड़ो पॉलिटिक्स, आत्मनिर्भर ये उसका जवाब है, सेल्फ रिलायंस। तो आपका कहना है कि ये जो अभी कोविड आया था उसके लिए उसका है ना वो डीपॉपुलेशन एजेंडा है। सिर्फ कैसे कैन यू बोलते कोविड का क्या है? इट्स पेंडेमिक। कोविड क्या है? ये फैमिली। कोविड क्या है? ये फ्लू। 19 में क्या कोविड-19 मतलब 2019 में आया। इसलिए कॉलेज के लेक्चर का फीडबैक आते रहता है 3 महीने। वो बच्चे सवाल पूछते रहते हैं। अच्छा, बातचीत में ये भी पता चल गया पर्पस क्या है घात सूत्र लिखने का। ये घात सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है कि कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से जा रहा है। इसका जो सारा रिसर्च है, घात सूत्र पढ़ो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ दी क्या कहते हैं ग्रंथ एक तरफ से। हम जो कहते हैं वो वही पत्थर की लकीर नहीं, लेकिन डिबेट तो शुरू हो, खरोचना तो शुरू हो, पूछो तो सही उल्टे सुल्टे सवाल। हम भी सुधरेंगे अगर हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस चलता रहना चाहिए। वो आपके बड़ी बात है, बड़े हम वो प्रोसेस कर रहा है। ये ट्रिगरिंग पॉइंट चाहिए सर, और क्या चाहिए? पानी अपने आप बह ही जाता है, अपने को खाली उसको रोड क्लियर करना चाहिए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आपको नहीं लगता कि कोई अगर एक इकोनॉमिस्ट है जिसका बहुत इकोनॉमी पे गाढ़ा ज्ञान है और वो 7 साल का रिसर्च उसमें डाल दे और वे ग्रंथ के स्वरूप में अगर आपके सामने रखे, या अगर वो क्या कहते हैं इसको कंपाइल किया जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसकी ताकत बहुत है और ये बहुत इंटरेस्टिंग एक किताब हो सकती है? तो हाँ, ऐसी एक किताब है जिसका नाम है घात सूत्र। और ये किताब इन्होंने वाकई में बहुत सालों का रिसर्च और उनका जो इकोनॉमिक का जो इकोनॉमिस्ट होने के नाते जो ज्ञान है वो इस किताब में है। ये हमारे मित्र हैं दीपक करंजीकर, और सिर्फ ये किताब लाने से रुके नहीं है, ये अभी भी बहुत प्लेटफॉर्म पे इसका अवेयरनेस करते हैं, सेमिनार्स में, कॉलेजेस में जाके, और क्या कहते हैं वाद विवाद में ये पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इनका ये मकसद है, इनका ये पर्पस है कि ये जो सारा जो इकोनॉमी को लेके या जो वर्ल्ड इवेंट्स को लेके जो सारा उनका रिसर्च और ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचे, और खास करके युवा पीढ़ी तक। क्योंकि जो सारी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, टाइटैनिक के डूबने से लेकर के ये जो कोविड का पैंडेमिक जो हुआ है, ये जो सारी बड़ी घटनाएं हैं ये स्कीम्ड हैं, ये प्लान्ड है, ये कोई सिर्फ डिजास्टर्स नहीं है। और ये क्यों है प्लान्ड, ये स्कीम्स क्यों हैं, इसमें कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, ये सारा रिसर्च और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस किताब में मिलेगी। और फिर अगर वो खुद आके हमारे सामने ये शेयर करें हमारे पॉडकास्ट पे आके, तो क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं होगा? तो इसलिए हमने दीपक जी को फिर बुलाया है। हमने इनके साथ पहले कुछ 4 एपिसोड्स किए, लेकिन दोबारा फिर लोगों की डिमांड से हमारे कमेंट्स में भी बहुत सारे लोगों को ये फिर, क्योंकि हमने एक मोड़ पे लाके छोड़ा था, ये आगे चल के और भी बड़े क्या कहते हैं चैप्टर्स हैं, इवेंट्स हैं जो हम शेयर करना चाहते हैं ऑडियंस को। तो हम इस बार फिर दीपक जी को बुला रहे हैं, और आगे चल के जो सारे इवेंट्स हैं और जो सारा सूत्र हैं, ये सूत्र और सूत्रधार कौन है, ये हम फिर शेयर करेंगे हमारे बड़े आम पे। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार। तो दीपक जी, आप फिर हमारे बड़े आम पे आए, ये बड़ा आनंद है, क्योंकि हम
चाहते थे कि जितना भी हमने कवर किया था आपके बुक पे पहले एपिसोड्स में, उसके बाद काफी कुछ रहा भी है कंटेंट, तो हम ये चाहते थे कि फिर आए और हमसे शेयर करें। और दूसरा एक कारण ये था कि अभी जो फिर वर्ल्ड इकोनॉमी और हमारे देश की इकोनॉमी पे जो प्रेशर किया था टैरिफ के बहाने ट्रम्प साहब ने, तो उसके बारे में भी बात करनी थी, क्योंकि ये तो पहले से भी चलता है और चलता रहेगा, राइट। तो ये जो टैरिफ का जो सारा किस्सा है, ये टैरिफ का जो है, क्या ये डीप स्टेट से कनेक्टेड है भी और नहीं भी। मतलब डीप स्टेट बहुत अलग एंटिटी है। डीप स्टेट मतलब वो मशीनरी है, वो मैलिस कैनवास है। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट वगैरह पपेट है उसके, मतलब वो कठपुतली है, वो खेलती रहती है उनके सामने। तो होता क्या है, कभी कभी कठपुतली को लगता है कि मेरा गेम है तो मैं खेलूंगी। वो ट्रम्प के बारे में हुआ है। ट्रम्प जो चुन के आए वो डीप स्टेट के विश के अगेंस्ट चुन के आए इस टाइम। तो पावर हाउस के खिलाफ, हाँ, बिकॉज उन्होंने काफी मिलन मस्क जैसे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया। दे नेवर वांटेड ट्रम्प टू कम इन पावर, बट ही केम। मतलब कौन? ये डीप स्टेट वाले जो रॉथशिल्ड है, रॉकफेलर है, मॉर्गन्स है, तो सोरोस है। ब्रश अप करेंगे कि ये रॉकफेलर ये कौन है, कौन लोग? ये मैंने लास्ट टाइम थोड़ा जिक्र उनका किया था। ये जो लोग हैं, दे आर द पीपल हु वांट टू कंट्रोल द वर्ल्ड। ये मेयर एम्शेल रॉथशिल्ड जो उनका आद्य पुरुष है रॉथशिल्ड फैमिली का, उसका एक सेंटेंस है और वो इनग्रेव्ड है कहीं जर्मनी में, मैंने देखा है। तो वो कहता है कि गिव मी अ कंट्रोल ऑफ अ करेंसी ऑफ अ कंट्री एंड आई केयर हु इज द प्रेसिडेंट। तो बहुत सारे लोगों को बैंक ऑफ इंग्लैंड, डॉइच बैंक, बैंक ऑफ फ्रांस, बैंक ऑफ नीदरलैंड्स, अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंक, ये प्राइवेट बैंकिंग कार्टेल यही समझता है। और वो नोट छापते, देश का चलन वो छापते हैं। हमारे यहाँ रिजर्व बैंक चलन छापती है ना। अपने रिजर्व बैंक के चलन पे क्या लिखा है? आई प्रॉमिस टू पे बेरर ऑफ दिस रुपीज 100 नोट, 100 रुपीज। मतलब वो प्रॉमिसरी नोट है। करेक्ट। उसके पीछे सरकार खड़ी है, वो नहीं बोल सकता कोई। हम कहीं जाएंगे, नोट देंगे, बोला लेगा नहीं तो उसको जेल है, उसको बेल भी नहीं होता, बिकॉज गवर्नमेंट का प्रॉमिसरी नोट है। अमेरिकन डॉलर नोट के ऊपर क्या लिखा है? इट्स अ लीगल टेंडर फॉर ऑल डेब्ट्स, पब्लिक एंड प्राइवेट। ओके, so it is by some resolution has brought as a legal tender in practice. It is not a currency. It is a currency, but in a way legal tender. It is not a government is not standing because it is owned by a private bank. कल हमारे इंडिया के प्राइवेट पहले से ऐसी था, ऐसा ही यही तो हुआ ना। टाइटैनिक डुबाने में जिनको डुबाया उनका इसको तो अपोज था ना। फेडरल रिजर्व बैंक प्राइवेट बैंक नहीं, एक सेंट्रल बैंक अमेरिका को चाहिए था। अमेरिका को मतलब रॉथशिल्ड को। वो बैंक ऑफ इंग्लैंड तो 300 साल से प्राइवेट बैंक है। ये सब कंट्री की करेंसी पे उनका अधिकार है। वो छापते हैं, वो बैंक छापती है। हमारे यहाँ ट्रेजरी करेंसी छापती है। अमेरिकन डॉलर नोट पे लिखा है ट्रेजरी सेक्रेटरी, साइन जिसका है, लेकिन छापती ट्रेजरी नहीं है। तो केनेडी इज द मैन हु ट्राइड टू रिवर्स दिस, व्हिच स्टार्टेड इन 1912 विद द फेडरल बैंक। टाइटैनिक डूबने के बाद आई थिंक 8-9 मंथ्स में फेडरल बैंक हैज कम इन। जॉन एफ कैनेडी तो 69 का है, बट जो टाइटैनिक डुबाया उसके बाद उन्होंने 6-7 महीने में फेडरल बैंक लाया, क्योंकि वो 3 लोग जो मैंने लास्ट में बताया था जो डूबे, वो उनका फेडरल बैंक को बहुत अपोज था, सेंट्रलाइज बैंक को अपोज था। उनको डिसेंट्रलाइज बैंकिंग चाहिए था। मतलब देश में रहने वाले हर गांव में, हर कस्बे में उनका बैंक हो, उनका क्रेडिट सप्लाई चलता रहे, पर इनको सेंट्रलाइज चाहिए था क्योंकि इनकी करेंसी पे इनको होल्ड चाहिए था। ये क्यों? इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस टू क्रिएट अ वन वर्ल्ड ऑर्डर। वी विल डिसाइड हु विल लिव इन द वर्ल्ड। ये क्या है वन वर्ल्ड ऑर्डर? सी क्या है, इनके 2 एजेंडे हैं, सबसे ताकतवर एजेंडे हैं। ये ऐसा है कि इनका ये कहना है कि अभी 2050 में दुनिया का पॉपुलेशन 12 बिलियन हो जाएगा। ये स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है, ऐसा कुछ में रॉकफेलर हैज गिवन अ स्पीच ऑन दिस एंड दिस वाज लॉन्ग बैक, दिस वाज अराउंड 40 years back. Okay. So he has said that this is my vision that by 2050 the world population will be 12 billion. We will have resources in the world, but we should decide who should leave. Oh, it is not for everybody, because we cannot provide so many resources for such a big population. So we have to cut down the population somewhere. तो एक डीपॉपुलेशन का एजेंडा है, बहुत ओपन है। कोरोना उसका तो टूल है। वो तो आएंगे उसमें, वो उसका ही टूल है डीपॉपुलेशन का। सो बाय एनी मीन्स, बायोवेपनरी लो, वायरस लो, वॉर करो, डिमोलिश करो, नेचुरल कैलेमिटीज ला नहीं सकते, अपना नसीब है।
मतलब उन्होंने अर्थक्वेक ही किया, ऐसा नहीं कर सकते अभी तक, लेकिन एटम बॉम्ब के जरिए कर भी सकेंगे, हाइड्रोजन बॉम्ब से कर सकेंगे, पता नहीं। बट दे वांट टू कट डाउन द पॉपुलेशन, शुड नॉट क्रॉस 7 बिलियन। तो उसमें इनका फायदा क्या है? इनका फायदा कंट्रोल है ना, दुनिया में पूरा कंट्रोल रहता है। बिकॉज एज द पॉपुलेशन ग्रोज द सोसाइटी बिकम्स और द वर्ल्ड बिकम्स पॉलीलिथिक। ओके। इनका मोनोलिथिक सोसाइटी का एजेंडा है कि मैं देखूंगा, मेरे हाथ में रहेगा सब, मैं डिसाइड करूंगा। तो ये जो हवस है, इसका यही वर्ड है और कोई वर्ड नहीं है। ग्रीड वीड बहुत मामूली वर्ड है, ये हवस है, ये उनके सर्वाइवल का ड्राइव है, ये उनका इंस्टिंक्ट है, ये उनका डीएनए है कि मेरे कंट्रोल में सब रहना चाहिए। सो एक हो गया डिपॉपुलेशन, फिर दूसरा हो गया, इसलिए हमको वन वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए। वर्ल्ड बैंक जब आया 1946 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद, बिकॉज दे वांटेड टू एस्टैब्लिश वन बैंक इन द वर्ल्ड, वन करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, then they can control all your things ना, because currency becomes your transactional tool। तो भारत की जो बैंक है इसमें वो गवर्नमेंट बैंक है, बहुत कम देशों में गवर्नमेंट बैंक बचा है। ये भारत के बैंक के पीछे ये भी जाते रहते बोल देता हूँ, अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। हम अंबेडकर जी को दलित लीडर कहते हैं, वो होंगे, लेकिन ये उनका इकोनॉमिक्स का योगदान है। वो भारत में किसको समझा नहीं या समझा नहीं दिया, मुझे पता नहीं। उस आदमी के हमारे ऊपर ऋण है। उसने जो फाइट दिया क्रिप्स कमीशन में, उसने जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी लिखा, उसके लिए रिजर्व बैंक आज गवर्नमेंट का बैंक है। तो विजनरी आदमी, ऐसा आदमी पैदा नहीं होगा। तो रिजर्व बैंक इंडिया का गवर्नमेंट है, इसका बहुत ज्यादा फायदा है, इसका देश की सॉवरेनिटी में बड़ा असर होता है। और ये सोसाइटी अपनी पॉलिथिक है। कल वो एक ही करेंसी लाएंगे, उसका एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करेगा? वही करेगा। दे विल कीप फ्लोटिंग द करेंसी। तो उन्होंने यूएस डॉलर जिस दिन उनको ये यूरोप जब मतलब यूरोप का सब हो गया, यूरोप में छोटे छोटे कंट्री थे, तो उनको लगा कि इसका मैसिव इंजन होगा यूएस, कंजम्पशन इकोनॉमी, उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसके पहले उसके करेंसी का कंट्रोल चाहिए। इसलिए फेडरल बैंक उन्होंने बिल लाया रेजोल्यूशन के द्वारा, और वो एक फेडरल बैंक प्राइवेट बैंक का कार्टेल का बैंक बना दिया, उसका नाम रखा फेडरल रिजर्व। देयर इज नथिंग फेडरल इन दैट, देयर इज नथिंग गवर्नमेंट ओन इन दैट। और उसकी करेंसी छापने लगी, उनकी करेंसी पे इनका कंट्रोल है। दे हैव प्रिंट सो मेनी। अभी अमेरिकन इकोनॉमी का जीडीपी है कितना? 32 ट्रिलियन। उन पे कर्जा कितना है? 40 ट्रिलियन। और आप बॉन्ड सब पकड़ेंगे तो उनको 135 ट्रिलियन का कर्जा है अमेरिका में। फिर भी इकोनॉमी अच्छी है, फ्लोटिंग हो रही है, क्योंकि ये जो करेंसी है डॉलर, ये इन्होंने दो कमोडिटी को जोड़ी हुई है। एक है ऑयल, दूसरा है सोना। आप विदाउट डॉलर ऑयल नहीं बाय कर सकते, विदाउट डॉलर आप सोना नहीं बाय कर सकते। तो ये हाईएस्ट ट्रांजैक्शनल कमोडिटी जो है उसको इन्हें करेंसी जोड़ दिया, अमेरिकन डॉलर, इसलिए वो फ्लोट हो रहा है। अदरवाइज देश में तो मतलब देश के जीडीपी के अगर 150 टाइम्स आपके पास आपके ऊपर डेप्ट है तो वो देश कैसे सर्वाइव हो सकता है? लेकिन देश का क्या होता है, बुक्स क्लोज नहीं होते ना, वो कैरी फॉरवर्ड, इट्स नॉट अ कंपनी। सो ये जो सारे आप जो हमने पहले भी कवर किए हैं, जो बड़े जो इवेंट्स हुए, टाइटैनिक से लेके फिर वर्ल्ड वॉर और ये सारा कंट्रोल मैकेनिज्म, कंट्रोल में था। तो ये सब करने के लिए तो बहुत सारी यंत्रणा लगती है ना, तो इन लोगों को इन्होंने कैसे मतलब नहीं खड़ी की है ना। देखो बुक में भी मैंने लिखा है और सबने जाके पढ़ना चाहिए। हाँ, 3 पार्ट है ना उसके, एक क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट है, करेक्ट। दूसरा इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक संरचना खड़ी की है, जिसमें सीआईए है, जिसमें एफबीआई है, जिसमें बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है, जिसमें काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन है, जिसमें मोसाद है, जिसमें ग्लोबलाइजेशन के टूल है, जिसमें ग्लोबल मार्केट फोर्सेस है, जिसमें एमएनसीज है, जिसमें मिलिट्री है, जिसमें पेंटागन है, ये यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है। ये तो हो गए गिन के अभी 17। ये सारे कनेक्टेड है, ये सब कनेक्टेड है। इसका निर्माण इसलिए हुआ कि देखो कैसा होता है ना, इट्स वेरी इजी टू से दैट यू विल कंट्रोल द वर्ल्ड, बट द टेंटेंगल्स हैज टू बी देयर ना। कंट्रोल कैसे करोगे? तो उसको हर वर्टिकल में उसको आपका कंट्रोल चाहिए, कुछ ना कुछ। ट्रेड में डब्ल्यूटीओ चाहिए। अब यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूनेस्को, इनमें अमेरिका का वोट 40% के ऊपर है, उन्होंने जगह दी है उनको। तो बाकी लोग क्या बोलेंगे उसका कोई मतलब ही नहीं है, अमेरिका डिसाइड करता है। अब मुझे ये बताओ, 100 साल पहले की बात छोड़ दो, अब ये 5 ही लोगों को वेटो रखना, ये क्या बकवास है सिक्योरिटी काउंसिल में? बाकी लोगों को एस्पिरेशन नहीं है क्या? ऑफ कोर्स। एंड हु विल डिसाइड दे शुड नॉट हैव वेटो?
What the hell is this control? This is a very visible control we see, but we don't talk about it. तो ये हो गया देश की राज्यकर्ताओं पे कंट्रोल, क्योंकि ये 5 देश डिसाइड करेंगे कि ये वेटो है तो होगा नहीं कुछ। मतलब जैसे पाकिस्तान में टेररिस्ट को हमने बोला हाफिज सईद को दे दो, चाइना वेटो करता है कि नहीं टेररिस्ट नहीं है, चुप बैठ जाते हैं, जो लोग मरे वो मरे, देश का बर्बादी हुआ हुआ, बट वेटो पावर है तो इसके आगे उसमें कुछ ना कुछ तो चालू होगा ही अभी। सो दे हैव क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म्स इन एवरी फील्ड। WTO का एक ट्रेड डील का वेटो कंट्रोल है, यूनाइटेड नेशंस का एक है। अब एक आपको बात बोलता हूँ, इराक में वॉर हुआ और मुझे लगता है पॉवेल थे, कोलिन पॉवेल वाज द अमेरिका का जो परराष्ट्र मंत्री था बुश के टाइम। सो ही हैज मेड अ रिजोल्यूशन इन यूनाइटेड नेशंस, उनको इराक पे वॉर करना ही था, मिडिल ईस्ट का ऑयल चाहिए था और ग्रेटर इसराइल का एक प्लान है वो चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि इराक हैज अ मास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। Colin Powell said that, and we wanted to control that because that will kill the world. यही कोलिन पावेल रिटायर हुए, बुक लिखा। उन्होंने लिखा कि that was my mistake, it was not the fact, neither it was a lie। मतलब उनके पास थे ही पहले से, हम नहीं दिए थे ईरान वॉर के अगेंस्ट, उनको ईरान के अगेंस्ट जब ईरान इराक वॉर हुआ था अमेरिका ने बायोलॉजिकल वेपन दिए थे, तो हमने उसका एक्सक्यूज किया, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ नहीं था। सद्दाम वाज नॉट यूजिंग दैट, he said he confessed in the book, और यूनाइटेड नेशंस ने उनको वो उस पे रिजोल्यूशन कर दिया, इराक पे अटैक कर दिया। मतलब ये अब ये जो सारा चल रहा है ये मतलब डेकेड्स से चल रहा है उनका कंट्रोल। तो ये सोच मतलब इतनी लंबी है इनकी, क्योंकि इसको तो टाइम लगेगा ये सब सारा कंट्रोल में आने में। कैसा था रॉथशील्ड जो थे ना, उनका थोड़ी बैकग्राउंड आप समझो, ये पहले साहूकार थे। मतलब जो देश में वॉर होता था उन देश के राजाओं को ये पैसा देते थे। अमेरिका में नहीं, जर्मनी में। जर्मनी रॉथशील्ड इज दैट बेसिकली ओरिजिनली जर्मनी, जूस है ना वो जूस है, दे आर हार्डकोर जूस। तो ये जर्मन में रहते थे, पैसा देते थे। तो अभी कर्जा पे पैसा क्या होता है, साहूकार जैसे आपको, आप देखो कोई भी साहूकार का हिस्ट्री अपने गांव का ले लो, एक बार उसको लगता है ये पैसा दे रहा है, ये ले रहा है, उसकी लत लगती है, चक्रव्याज, फिर वो उसका जमीन ले लेता है, फिर उसकी फैमिली कंट्रोल करता है, बिकॉज ये लत रुकती नहीं है। तो जब उनको लगा कि ये राजा को हम पैसा दे रहे हैं ना, तो हम डिसाइड करें वॉर कौन किससे करेगा, देन वी गो फ्रॉम द सप्लाई मोड टू कंट्रोल मोड। मतलब ये बीज होगा उसका कि मेरे को पूरा ही कंट्रोल चाहिए। फिर अभी ऐसा करते हैं, देश में क्या होना चाहिए, दुनिया में कौन कौन के साथ झगड़ना चाहिए, उसका भी प्लान हम ही बनाते हैं। क्योंकि वॉर ऐसा बिजनेस है जिसमें किसका नुकसान नहीं होता, दोनों साइड से मनी सप्लाई होता है। अब ऐसे भी कुछ देश है, ऐसे कोई लोग हैं जो दोनों साइड को पैसा सप्लाई करते हैं वॉर होने के लिए, बस कुछ जाने जाती है। कुछ लोग मरते हैं। इराक में अगर वो इराक लेने की कोशिश करते तो वो एक ऑयल कंपनी का एक्विजिशन है, आप समझो फाइनेंशियल टर्म में, जिसका 2.5 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन है। अब उसमें 1 लाख लाइफ मर गए तो क्या फर्क पड़ता है, हमको पॉपुलेशन तो कम करना ही है। सो माय ऑल बाय प्रोडक्ट्स आर अलाइन विथ माय मोटो एंड माय मोटिव इज ओन टू हैव अ कंट्रोल वन वर्ल्ड ऑर्डर। मतलब ये जो ट्विन टावर गिरा था ना, तब मैंने बोला था, ये लोग मतलब उसी टाइम मैंने बोला था कि वो ये वन वर्ल्ड ऑर्डर का प्रोग्राम है। अब जो टावर खड़ा है उसका नाम वन वर्ल्ड टावर है, उसका नाम ही वन वर्ल्ड टावर है। ओके, तो मतलब ये सारे जो घटनाएं इवेंट्स हो रही हैं वो बस एक पर्पस को लेके है, और ये पर्पस मतलब ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्टिव है। नो, बिकॉज दे हैव डिसाइडेड, they want to control the world, they want to decide who will live in this world. It will be a monolithic world, because if you are not monolithic, you cannot be a commodity. Human life should be a commodity, so that I can sell whatever I want to sell to you. अभी 572 चैनल है, न्यूज चैनल, they own around 530 channels in that. So they decide आपका नी का प्रॉब्लम है, आपका बैक का प्रॉब्लम है, टीवी पे ऐड देके वो डिसाइड करते हैं, हमको है ही नहीं प्रॉब्लम वो। So there is a mass hysteria created. रॉकफेलर और रॉकफेलर ये दोनों एक ही, ये उनका कार्टेल है, ये एक ही फैमिली नहीं, फैमिली अलग है, बट दे मैरिड इन फैमिली। अच्छा, सो उन्होंने क्या किया, जेपी मॉर्गन वाज अ टाइकून ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, रॉकफेलर वाज अ टाइकून ऑफ ऑयल, अमेरिकन ऑयल, ओके, रॉथशील्ड वाज अ टाइकून ऑफ मनी से बैंकिंग कार्टेल। तो ये तीन इकट्ठे आए। टाइटैनिक वाज देयर फर्स्ट जॉइंट वेंचर, और तब उनको अमेरिका में कंट्रोल चाहिए था। काफी डिस्कशन हुए, वो एक मतलब आइलैंड है, उसका नाम मेरे बुक में है,
वहां वो गए उस आइलैंड पे, वहां उन्होंने 10 दिन मीटिंग किया कि हाउ टू कंट्रोल यूएस मनी, देन टेक द क्रिएट अ सेंट्रल बैंक which we own. Then for that, what we need to do? We need to get rid of the people who are opposing it. How to get rid of these people? 1909 में उनका मीटिंग हुआ है, वो जेकिल आइलैंड है उसके ऊपर, और टाइटैनिक 1912 में डूबा है। उसके बाद मॉर्गन इमीडिएटली आता है, एक कंपनी खरीदता है जिसके पास एक ओलंपिया नाम का जो बोट है वो खराब है, और वो बोलता है आई एम बिल्डिंग बेलफास्ट में, इसमें वो आयरलैंड के बेलफास्ट में उधर एक पूरा टाइटैनिक बिल्ड, एक शिप बिल्ड करने का संकल्प छोड़ता है, उसकी अनाउंसमेंट करता है, बोलता है द शिप दैट विल नेवर सिंक, ऐसी शिप में बिल्ड कर रहा हूँ, उसका नाम टाइटैनिक है। वो ऐसे ओलंपिया ही है, उसको रिपेयर किया है वो तो हमने बोला है लास्ट टाइम। तो ये सब करने के बाद फिर उसमें ये लोगों को बुलाया जो अपोज कर रहे थे, वो इसिडोर स्ट्राउस, बेंजामिन गुगलहैम एंड जॉन जेकब एस्टर, ये 3 अमेरिका वर्ल्ड के सबसे अहम लोग बैंकिंग फील्ड के, तीनों मरे हैं उसमें, टाइटैनिक डूब गए। एंड द नेक्स्ट ईयर द बैंक केम इन अमेरिका। तो अमेरिका के मनी पे कंट्रोल आ गया, फिर दुनिया, फिर एक बड़ा देश आ गया ना, बहुत बड़ा लैंडमास है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत कम पॉपुलेशन है, तो ये मॉडल दुनिया में चलाएंगे। वी डू नॉट वांट मल्टी, इसलिए इंडिया का उनको तकलीफ क्या है, मैं आता हूँ इंडिया पे इनमें, लेकिन मुझे जोड़ना भी है ना, ऐसे कोई मैं अरेबियन नाइट्स नहीं बोल रहा हूँ, या अपने दरवाजे पे खड़ा दस्तक दे रहा है, हमको समझता नहीं है, नहीं, उसी का पर्पस तो यही है। तो इसी का जो है वो सिविलाइजेशन है इंडिया। अमेरिका इज नॉट सिविलाइजेशन, अमेरिका इज अ कॉलोनी। कोई लोग इकट्ठे आए, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो नीचे ट्रिकल डाउन हुआ, ये सिविलाइजेशन है, इसका अंदर एक रूट है। आप देखो ना, आप दुनिया में 8 सिविलाइजेशन थे, एज़टेक, पर्शियन, मेसोपोटामियन, ग्रीक, रोमन, इजिप्शियन, ये सब जो सिविलाइजेशन है उसमें खाली इंडियन सिविलाइजेशन बचा है, और कोई सिविलाइजेशन बचा ही नहीं है। सिविलाइजेशन का जाना ये दुख की बात है, एब्सोल्युटली, क्योंकि वो लोग हैं और वो जीने के तरीके हैं। इफ यू मेक देम ऑल इन सम बॉक्सेस लाइक अ मोनोलिथिक सोसाइटी, प्रोडक्ट, कमोडिटी, तो उसका रहना सबसे दुख की बात है। अभी लेबनान जब अभी कोलैप्स हुआ, मुझे मैं लेबनान गया, उसको मेरे को दुख इस बात का हुआ कि कल्चर चला गया, वो वापस आएगा नहीं। जैसे कहते हैं ना, हिल को आप गिरा दोगे, कोई बड़े बड़े पर्वत को वापस, वो हिल का, यार हिल बनाने को 50,000 साल लगते, मजा क्या? दुख तो यही है, बात समझ में नहीं। सिविलाइजेशन को 2-2 लाख साल लगेंगे बनाने को, मजाक नहीं है। तो ये एक ही सिविलाइजेशन बचा है, उसपे सबका अभी सबके दाव उस पे लगे हुए हैं, बिकॉज फॉर देयर मोनोलिथिक सोसाइटी, for their one world order, for their depopulation, the only hurdle is civilization. Civilization shouldn't exist. Shouldn't exist. तो उसको कैसे नॉच किया जाए, मुझे हमेशा दुख होता है। पॉलिटिक्स करते रहो इंडिया तो में। इस पे ना पहले तो हम बहुत इम्फसाइज करेंगे कि क्यों हमारा इंडियन, इंडियन सिविलाइजेशन क्यों महत्व है, इसका महत्व क्या है, और इसको बचाना क्यों जरूरी, बहुत जरूरी है ना। देखो, मैं एक बार आपको एग्जांपल देता हूँ, और मुझे समझता नहीं है, ऐसे बोलते लोग कुछ अलग समझते हैं। हमारे लोगों को हर चीज को पॉलिटिसाइज करने की गंदी आदत लगी है, पता नहीं क्यों लगी है। मैं एक बार कश्मीर गया था, संगीत नाटक अकेडमी में काम करता था, उनके बोर्ड पे था। तो कश्मीर में एक मलयालम फैमिली आई थी, वहां पे एक संगीत नाटक अकेडमी प्रोग्राम था, तो वो कुछ सूफी वीपी लोग गा रहे थे, उनके अलग तरह के जो ये बजा रहे थे। तो ये मलयालम बैठा था उसकी वाइफ और बच्चे को लेके। तो मैंने कहा, अरे उनको बुलाओ, आप बाजू में बैठे हुए। तो नहीं सर। तो मैं बोला, आप कहाँ से? मैं आया भाई, नो हिंदी सर। तो मैंने कहा, बोले मैं मलयालम केरल से हूँ। तो बोला, आपको ये क्या गा रहे हैं समझ रहा है? बोलते उससे क्या मुझे मतलब है, उनको म्यूजिक समझता है। ओके, सो मतलब ये पल्स है, ये धागा है ना भारत, ये पल्स है हमारा, कलर है, खाना है, ये कल्चरल थ्रेड्स है। इसमें कोई हिंदू नॉन हिंदू ऐसा, मतलब यू कैन नॉट पुट दैट इन सम बॉक्स of caste and religion is not dharma. That's another topic we should talk one day. Yeah. रिलीजन को धर्म बोलने वाले ब्रिटिश थे, हम उसमें फंस गए उस ट्रैप में, उनके पागल जैसे। धर्म तो मेरा कार्य काम करने का तरीका है। और जैसे हम ब्रिटिश पे आई है, मतलब जिक्र निकला ही है, तो मेरे ख्याल से रॉकफेलर और ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए इधर आए। इंडिया वो 1600 में आए। देखो, क्योंकि हम तो यही जानते हैं कि ये ब्रिटिशर्स नहीं इधर आए और ट्रेड करने के लिए आए, और फिर नहीं, ये तो मैं बोलता हूँ 1598 में
1598 में इंडिया में जहांगीर का राज है, हाँ। मुस्लिम बादशाह, दिल्ली का, दिल्ली कैपिटल है ना। हाँ। तो ये लोग आए, अभी वास्को द गामा आया 1498 में, बराबर है, वो पुर्तगीज है। डच भी आए बीच में, बट वो किनारे आते रहे, व्यापार के लिए आते रहे, व्यापार करते रहे। फिर इनको पता चला कि अरे ये तो इंडिया है, तो एक डच की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पुर्तगीज की भी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया के तरफ जाना है, वहां बहुत माल है, बहुत रिसोर्सेस है, अच्छा देश है। और ये फैक्ट भी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की क्या है 1630 से बर्थ ईयर, और 1680 में चले गए। उसके बाद औरंगजेब आया, औरंगजेब तो यही 27 साल बाद गढ़ा गया। फिर वो धीरे धीरे उनका मुगल साम्राज्य उधर औरंगजेब ने बढ़ाया था, वो कोलैप्स होने लगा। फिर मराठों का साम्राज्य आया। उसके बाद तो उसके बीच में मतलब 1600 के शिवाजी महाराज जी के जन्म से पहले 30 साल ये लोग आए कलकत्ता में, बिकॉज ऑफ समुद्र से, कि हमको व्यापार के लिए परमिशन चाहिए। तो उनको जो परमिशन दिया उसका नाम है जहांगीर, जो मुस्लिम बादशाह है उस वक्त का, बराबर। वो औरंगजेब के पहले, बाबर के बाद है। वो हुमायूं जो है ना, जहांगीर, हो जो बाबर, हुमायूं, जहांगीर, ऐसा है। तो वो जहांगीर ने उसको परमिशन दिया। फिर उन्होंने अपना बोला कि हमने कलकत्ता में हमारा एक, जिसको वो वखार कहते थे, मतलब एक ट्रेड करने की जगह, हम उससे शुरू करेंगे। धीरे धीरे उनके ध्यान में आया कि ये इतना बड़ा लैंडमास और इतना डिफरेंट कल्चर का, डिफरेंट पहराव का, डिफरेंट जीने के तरीके का लैंडमास है। ये कल्चरली बहुत टाइट है, बहुत जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल उनको स्वातंत्र है जीने का। अपने अपने तरीके से जीते, अपने तरीके से खाना खाते, अपने तरीके से कपड़ा पहनते, कल्चरल थ्रेड एक ही है। तो ऐसा लैंडमास उन्होंने देखा नहीं था दुनिया में कहीं, क्योंकि कल्चर बाकी नहीं थे ना, कभी सिविलाइजेशन बाकी नहीं थी। तो कहा इनको तो डिवाइड करने में मजा आएगा, तो इसको कॉन्कर करना पड़ेगा। So their ambition of trade started growing and that has converted to the power. अभी बीच में उसको अपोज हुआ नहीं, ऐसे नहीं है। उसके बाद शिवाजी महाराज आए, शिवाजी महाराज ने उनको जाने नहीं दिया, मुगलों ने भी उनको आने नहीं दिया। धीरे धीरे वो स्प्रेड होती गई। जैसे मराठा साम्राज्य कोलैप्स हुआ 1818 में, देखो ना कैसा है, 50 साल के छत्रपति शिवाजी का साम्राज्य, फिर है मुगल औरंगजेब है 27 साल, 1707 में औरंगजेब गया है, वहां से मराठा साम्राज्य उभा है, वो 18 से 18 तक चले, पेशवे आए, हाँ 144, मतलब वो वही चलता रहा। उसके बाद वो कोलैप्स हुआ तो अंग्रेज आए सीधे। बाय दैट टाइम उन्होंने 1857 हुआ, फिर उसके पहले काफी उन्होंने बंगाल में सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला, उसका पूरा स्टेट कब्जा कर लिया, प्लासी की लड़ाई, वो सब आपको हिस्ट्री मालूम है। सो दे कैप्चर्ड दिस लैंडमास बिकॉज दे वांटेड टू रूल, एंड देन व्हेन देयर वाज नो सेंट्रल पावर दे ऑटोमेटिकली बिकम रूलर। ब्रिटिश के औकात क्या है सर? मैं तो बोलता हूं दुनिया में सबसे अगर बारबारिक कोई जमात है ना, तो ये ब्रिटिश है। क्यों? हाँ, इनका चेहरे बड़े डेकोरेटिव है, डेमोक्रेटिक बात करते हैं। दे आर द मोस्ट बारबारिक पीपल, दे हैव किल्ड हाउ मेनी पीपल इन इंडिया। ब्रिटिशों ने भारत का नुकसान ये किया है जो मुसलमान भी नहीं कर पाए, मतलब मुगल लोग, कि उन्होंने अपने को आत्मवंचित कर दिया। हमको हमारे भी कॉन्फिडेंस उड़ गया, एजुकेशन सिस्टम बदल दी। ये कास्ट नाम का जो कॉलम है फॉर्म में, वो उन्होंने लाया है। हम कभी कास्ट लिखते नहीं थे, मतलब ही नहीं था। तो उन्होंने डिवाइड इतना, क्योंकि कास्ट तो मेरे ख्याल से प्रोफेशन से आया, ऑक्यूपेशन से आया। अभी 500 साल के बाद ये तो इन्होंने फिर कास्ट जोड़ दिया उसको। देखो हम दोनों एक्टर है, 500 साल के बाद एक्टर ये कास्ट होगी, करेक्ट, डॉक्टर ये कास्ट होगी, करेक्ट, साउंड इंजीनियर ये कास्ट होगी, क्योंकि वो काम है उनका, वो कास्ट में बदल गया था उस जमाने में। इंटरडिपेंडेंट लाइफ था, मतलब कॉम्प्लिकेशन है, इतना सिंपल है ऐसा भी नहीं, लेकिन शोषण भी किया है कुछ लोगों ने, नहीं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन इसका फायदा इन्होंने उठाया और इस समाज को हमारे 8 पार्टीशन हुए सर, एक पार्टीशन नहीं। ये सब हमारे भूभाग थे ना, भूटान से लेके श्रीलंका तक, करेक्ट, हमारे कल्चर से जुड़े हुए थे। म्यांमार लो, बर्मा था नाम उसका पहले, हम इतना छोड़ो, इंडोनेशिया के एयरलाइन का नाम गरुड़ा एयरवेज है आज भी, करेक्ट। तो ये जुड़ा हुआ है, लैंडमार्क जुड़ा है नहीं है, लेकिन ये कल्चरली बहुत टाइट ये था। इन्होंने कितने 8 बार उसको खंडित किया। पाकिस्तान वाज द लास्ट पार्टीशन, हम उसको पकड़ के बैठे धर्म पे नाम पे। और क्या बोला था ये चर्चिल कि इनको आप दे रहे क्या? जब स्वतंत्रता का देने का टाइम आया तो बोला यू आर गिविंग पावर टू दिस रास्कल्स, दे आर द मोस्ट अनसिविलाइज्ड पीपल, दे डोंट नो हाउ टू रन द हाउसेस। बहुत गंदा बोला। अभी वो आज ग्रेवयार्ड में और अपन 4 नंबर की इकोनॉमी है, करेक्ट।
तो ये क्या मतलब ब्रिटिशर्स हैव रियली मेड अस। इसलिए देखो सर, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं किसको कहता हूँ, गार्डियन देखा है आपने? गार्डियन है 27 मई 2014 का गार्डियन पढ़िए, उसका एडिटोरियल है, उसमें एडिटोरियल में लिखा है टुडे फाइनली ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया, उसका एडिटर है। तो उनको मालूम है कि अभी अभी कुछ मोड़ बदला हुआ है, बदलेगा। बट मुझे सबसे ये कहना था कि इन्होंने अपने को इतना आत्मवंचित किया, इतना आत्मभग्नता दी कि हमको लगा हम अभी पैदा हुए, हमारे कोई कल्चर ही नहीं, हमारा कोई है नहीं इतिहास। But how were they connected to Rothschild and all this? Because Rothschild captured Bank of इंग्लैंड की जो क्वीन है, उसका जो कर्जदार, वो कर्जदार है रॉथशिल्ड की, रॉथशिल्ड उसको कर्जा देता है, उस पर चलाती है वो, उसको सैलरी रॉथशिल्ड देता है। अच्छा, बैंक ऑफ इंग्लैंड इज देयर। सी जार के पास 750 टन सोना था, वो उनको चाहिए था, वो सब बैंक ऑफ इंग्लैंड में लाके रखा, इसलिए वो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। वो कम्युनिस्ट से कोई ताल्लुक नहीं, उनको यूज कर लिया बीच में। और वॉर के टाइम ही किया वो, तो थोड़ा ध्यान इधर उधर चाहे भटके ना, ध्यान भी नहीं रहे, एक पूरा एम्पायर कोलैप्स कर दिया जार का। वो सब सोना रॉथशिल्ड ने, इसलिए सोने पे उनका कंट्रोल है ना। वहां एक आप जाएंगे ना बुली मार्केट में, वहां रॉथशिल्ड पिलर है, नाथन रॉथशिल्ड वहां बैठ के हाथ पे रुमाल डाल के सोने का भाव डिसाइड करता था रोज। अभी भी ऐसे ही होता है, सवेरे 10 बजे सोने का भाव वहां से अनाउंस। ओके, ये वन वर्ल्ड ऑर्डर जो है, इसका वर्ल्ड बैंक से कोई संबंध? हाँ, मुझे कैसा है, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसे मैंने कहा, ये जो पूरे जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये वर्ल्ड वन ऑर्डर की थॉट के प्रोडक्ट है। कैसे लाएंगे वन वर्ल्ड ऑर्डर आप? आपको टूल लगेगी, तो बैंकिंग का टूल है वर्ल्ड बैंक, कर्जा देने का टूल है वो IMF है। ओके, सब देशों को एक लाइन में खड़ा करके उनसे परेड करवानी है तो यूनाइटेड नेशंस। सब देशों को कुछ लॉ, इसमें लॉ इन्फोर्समेंट में लाना है तो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है उसका, यूनाइटेड नेशंस का। सबको एक व्यापार में लाना है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। सबको हेल्थ के लिए एक प्लेटफॉर्म पे लाना है तो WHO है। ये उसको देखो, अभी लगता कैसे है कि अरे ये वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन, जरूरी भी है ना, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म होना चाहिए, लेकिन वो उसका कंट्रोल इज द वरी ना। हाउ मेनी नेशंस आउट ऑफ 202 नेशंस हैज से ऑन यूनाइटेड नेशंस? तो आपकी साइज पे से डिसाइड होगा क्या? आप कोई ह्यूमन काइंड नहीं है क्या? वहां कोई वसाहत नहीं, लोग जी नहीं रहे क्या? तो आप फिर उसको, मतलब आप 40% अमेरिका ओन करता है, उसका वोटिंग सब ऑर्गेनाइजेशंस का, तो वो डिसाइड करेगा, उसको ही लोन देगा IMF। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसको डुबाना है तो इसको लोन देगा, अमेरिका बोलेगा उसको, उसमें देश में कुछ ऐसे पैदा करो हालात जहां उनको लोन की जरूरत पड़ेगी, फिर हमको कर्जदार बना देंगे उसको। रवांडा का ऐसे हुआ है, रवांडा फिल्म देखो आप। तो क्या हुआ, जैसे फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, यूरोप का करेक्शन हुआ, तो ये सब अमेरिका के, पूरा लास्ट सेंचुरी अमेरिका का था। वो 9/11 के बाद अमेरिका हैज बिकम अ पार्टी फ्रॉम अ मेडिएटर। वो वर्ल्ड पुलिस था, सडनली वो एक पार्टी हो गया क्योंकि उन पे अटैक। वर्ल्ड पुलिस था, वर्ल्ड पुलिस था, मतलब अमेरिका डिसाइड करता था ना सब, उनका ये बना, आर्बिट्रेशन बना हुआ था। लोग उनके पास जाते थे किसके देश के झगड़े हुए तो, फिर वो बोलेगी आप मत करो ऐसा। दे हैव बिकम लाइक अ वर्ल्ड आर्बिट्रेटर प्लेटफॉर्म बिकॉज ऑफ देयर मिलिट्री माइट। फिर 9/11 के बाद क्या हुआ, 1979 में चाइना ने जैसा ग्लोबलाइजेशन शुरू किया डेंग के नेतृत्व में, आफ्टर माओ, चाइना बिकेम मैसिव बाय 2010। अमेरिका जब 9/11 के झंझट में अटका हुआ था, चाइना ने तब से दुनिया में हर जगह बहुत माइंस खरीद लिए। आज चाइना 55 पोर्ट ओन करता है दुनिया। चाइना हॉरिजॉन्टली ग्रोन, तो एक पावर खड़ी हो गई। फिर वो जो वर्ल्ड था वो एक पोलर नहीं रहा, बायपोलर नहीं रहा, वो मल्टीपोलर होना शुरू हुआ। So, इनके लिए तो फिर चैलेंज होगा। ये चैलेंज है ना। तो वन वर्ल्ड ऑर्डर लाने का एग्जैक्ट उल्टा वो, उसलिए चाइना ने कुछ हेल्प किया, उन्होंने सोचा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ये नेचुरल ग्रोथ में हुआ। रशिया कोल्ड वॉर में से डूबा, चाइना ऊपर आया। अब इंडिया ऊपर आ रहा है। अब एशिया में अगले पूरे ये शतक का दौर एशिया के हाथ में होगा, क्योंकि कंजम्पशन मार्केट सबसे बड़ा है। चाइना इंडिया मिलकर 3 बिलियन पॉपुलेशन है, 3 बिलियन के आसपास पहुंच जाएंगे हम दोनों मिलके। और तो अभी के इसमें वन वर्ल्ड ऑर्डर पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। दैट्स व्हाई दे विल ब्रिंग अ डिफरेंट टेंटेकल टू इम्प्लीमेंट दैट। इसलिए डीपॉपुलेशन अभी जोर पकड़ रहा है ना। कोरोना है क्या? ओके, कोरोना
अगर नहीं ला सकते तो जो मासेस है उनको खत्म करो। उनके लिए दो हर्डल है, चाइना और इंडिया, हाँ, और दोनों का सोच ऐसा है, दोनों सिविलाइजेशन है एंड दे डोंट नो हाउ टू डील विद सिविलाइजेशन। दे कैन डील विद कॉलोनीज, दे कैन डील विद डिक्टेटरशिप, उनका डीएनए वही है। डीएनए वही है। दे कैन डील विद मोनोलिथिक अथॉरिटीज ऑफ द कंट्री, दे कैन नॉट डील विद सिविलाइजेशन। वो प्राइम मिनिस्टर को हटा देंगे, प्रेसिडेंट को मार देंगे, लेकिन लोग नहीं आएंगे उनके साथ। वो अलग अलग तरह के जीने वाले लोग हैं। वो आज प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के भी अंडर नहीं है, उनकी अलग सोच है। सिविलाइजेशन की ही ताकत होती है ना कि विविधता है, डाइवर्सिटी में जीते हैं वो लोग, तो उनको डोंट नो हाउ टू डील विथ इट। इसलिए अपनी जिंदगी कमोडाइजेशन करना चालू हो गया ना। इसलिए मैं कभी बोलता हूं, छोड़ो पॉलिटिक्स, आत्मनिर्भर ये उसका जवाब है, सेल्फ रिलायंस। तो आपका कहना है कि ये जो अभी कोविड आया था, पैंडेमिक आया था, हाँ, ये उसके लिए आया उसका था है ना, वो civilization- डिपॉपुलेशन एजेंडा है। सिर्फ कैसे कैन यू बोलते सिर्फ कोविड का क्या है, इट्स अ पैंडेमिक। कोविड क्या है, ये फैमिली है। कोविड क्या है, ये फ्लू है। 19 में क्या, कोविड-19 मतलब 2019 में आया, इसलिए। तो एक अमेरिका का है कंट्रोल ऑफ डिसीज कंट्रोल, सीडीसी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोल या कम उनका नाम है सीडीसी, कंट्रोल सम कमांडिंग ऑफ डिसीज कंट्रोल, उनका ऑर्गेनाइजेशन है। ये अमेरिकन है, वो रिसर्च है, वो फाउची उसका डायरेक्टर था। ओके। तो दे हैव गिवन $5 million लोन टू चाइना, बिकॉज अमेरिका में बाय फेडरल लॉ यू कैनॉट प्रोसेस द हैजार्डस मटेरियल। ओके, मतलब 9/11 हुआ ना, वो पूरा गिर गया, वो सब इंडिया में आया उसका स्टील प्रोसेस करने को। हमने उसके मैन होल के ढक्कन बनाए, वो जो जहाज तोड़ने को अलग में आते हैं। तो अमेरिका में एस्बेस्टॉस कोई भी जो हैजार्डस है उसको प्रोसेस नहीं कर सकते, इसलिए वायरस प्रोसेसिंग भी नहीं हो सकता, टेस्टिंग। ओके, तो दे हैव बिल्ट अ लैब इन वुहान, चाइना। चाइना वॉलंटियर फॉर इट। करेक्ट। जैसे हमने जहाज तोड़ने का हमने ठेका लेके रखा है, हमारे देश में कुछ भी कचरा होने दो उसका एनवायरमेंटल, वैसे चाइना ने वायरस का लेके रखा। अब चाइना को वुहान में उन्होंने $5 million दिया, वो लैब खोला, एंड देन दे वेर डूइंग द टेस्टिंग ऑफ द वायरस ऑफ कोविड फैमिली। ओके। तो वो एक वायरस म्यूटेट हुआ। अब म्यूटेशन जो होता है ना, वो वही टेस्ट करने का तरीका है ना कि हाउ द वे दैट वायरस विल गेट म्यूटेड और मल्टीप्लाइड, फिर उसके ऊपर वो वैक्सीन निकालेंगे। अब आपको यही बता देते हैं कि 2015 या 16 का एक बिल गेट्स का लेक्चर है जिसमें उसने बोला है कि देयर इज ए पेंडेमिक कमिंग। 2015-16 की बात कर या ये तो है, बोला है, और उसने तभी वैक्सीन का पेटेंट लिया है। ओके। तो कब लाना, वो चाइना में म्यूटेट हुआ, बट चाइना इज बिकमिंग अनदर मैलिस पावर लाइक this malice controllers of Rothschild and One World Order or deep state. China has become a deep state in itself. So it started to use that mutation for their benefit. उनका ल्यूनर ईयर आया, उन्होंने पूरे दुनिया में 2 लाख अपने लोग भेजे टूरिस्ट करके, जिनको वायरस इन्फेक्टेड था। इटली में भेजे, सब जगह भेजे, सिडनी में भेजे, जहां लोग एकदम वायरस अफेक्टेड हुए कोविड-19 के। That's how it traveled. Yeah, it traveled that way. So America, Trump that time also blamed China, but did not pull them in the court of Geneva. Absolutely. क्यों नहीं किया तुमने लीगल एक्शन? क्योंकि बोलेगा तुमने, सीडीसी ने उसको लोन दिया है वुहान को, म्यूटेट हुआ तो हम क्या करेंगे? अच्छा, जो डॉक्टर ने बोला ये म्यूटेट हो रहा है, उसका नाम डॉक्टर ली है, वो एक दिन वो उधर वो जो वुहान, मैं वुहान गया, वो लैब जो था है उसके ऊपर मॉल है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। वुहान इज अ बिग सिटी लाइक सैन फ्रांसिस्को। सो मतलब अगर इस पे अगर लीगली या कुछ एक्शन होता तो फिर अमेरिका भी उस पे जुड़ जाती। हाँ, तो उसमें वो चाइना तो वेट कर रहा था हमको कोर्ट में खींचो, तो इसीलिए इस पे लीगली भी हुआ ही नहीं, खाली बातें हुई। चाइना नेवर डिनाइड, नेवर एक्सेप्टेड। अमेरिका कीप चार्जिंग ट्रम्प, उसके ऊपर इलेक्शन लड़ता रहा, और ये लोगों ने उनको, तो इसका उनका हाथ था। अब चाइना है बिकम, मतलब वो होता है ना कि मैं आपको कोई विद्या दूं फिर आप मेरे को ही डुबाए। तो चाइना ने गुरुजी विद्या गुरुला, जो मराठी में बोलते हैं ना, गुरु का ज्ञान गुरु को ही ठोक दो, तो वैसे उन्होंने अमेरिका को कॉर्नर कर दिया। अब कितने अमेरिकन लोग मरे। सो दैट इज बट दे वांट, सी द मोमेंट यू आर सेइंग, मर्क ने बनाया ना वैक्सीन, उसका फाइजर ने बनाया, $300 का वैक्सीन है सर, जो हमने फ्री दिया है हमारे देश में लोगों को। तो वो उन्होंने बनाया, धंधा भी हुआ। वायरस एंटीवायरस ये तो एक दूसरे को हेल्प करने वाला धंधा है। वायरस आप भी पैदा करो, एंटीवायरस ये कंप्यूटर में भी चलता है।
तो नेचुरली मतलब ये एक कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा मालूम था, कहीं थोड़ा सा था, बट ये जो आपने बिल्कुल डिटेल तो उसका अभी मेरे बुक पे है ना, चैप्टर ही है उस पे, इंग्लिश बुक पे पूरा एक चैप्टर है। तो वो उसको उन्होंने यूज किया, एंड देन आफ्टर दैट नाउ द अंडरस्टूड वर्ल्ड दैट चाइना इज अनदर पावर वी हैव टू डील विद। सो रॉथशिल्ड they went very close to China because now their goalposts has shifted from US to China. और सोच भी सिमिलर है, कम्युनिस्ट है, डिक्टेटरशिप है, सिविलाइजेशन था एक जमाने में, अभी भी लोग सिविलाइज है, कल्चर को संभालते हैं, कन्फ्यूशियस को जानते हैं, बौद्धा की बात करते हैं, लेकिन उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं हुआ। अभी स्कैटर्ड पॉपुलेशन है चाइना, एंटायर पॉपुलेशन इन 70 years ऑफ डिक्टेटरशिप हैज बिकम अ कमोडिटी। हिंदुस्तान है अभी भी। तो ये उन्होंने चाइना को अभी क्या हुआ, ब्रिक्स का देखो, ब्रिक्स इतना ऊपर आया क्योंकि somebody has supported BRICS. तो they just want a tool to be have their agenda. वो कम्युनिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो, हमको क्या मतलब है? आपको बैलगाड़ी से जाना है, साइकिल लेके जाना है, आपको पहुंचना है, बस खत्म, मैटर खत्म। एवरीबडी इज व्हीकल फॉर यू, एंड यू नो, जिसको बोलते हैं ना अनटच, कुछ नहीं, अनटच नहीं है व्हीकल का। सो हम जो हमेशा सुनते आए, पढ़ते हैं, जानते हैं कि वॉल स्ट्रीट जो हम कहते हैं कि फाइनेंशियल हब, और मतलब सिर्फ अमेरिका का नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड क्या कहते हैं पैसे का चलन या बिजनेस का चलन वहां से होता है। सो इसका रोल कितना है इसमें, ये सारा वन वर्ल्ड ऑर्डर में वॉल स्ट्रीट का क्या अभी भी है? कैसे मतलब एक आपको ये सब करने के लिए सोच लगती है पहली बार कि मेरे को एक प्लान दिखता है क्या करने का, फिर उसको मनी सप्लाई लगता है, कैपिटल सप्लाई लगता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको थिंक टैंक खड़ा करना है, कुछ पैसे देने पड़ेंगे ना उनको, तो वो कहां से लाएंगे? तो इतनी मामूली बात से फिर आर्म्स डील होती है बहुत सारी, तो उसको एक कंट्रोल करने वाला। और वॉल स्ट्रीट ने सबसे क्या किया, शेयर मार्केट ने, कोई भी शेयर मार्केट कंसेप्ट में क्या हुआ ना, इट इज अ सट्टा काइंड ऑफ जुगाड़, वो मतलब जुगाड़ है ना, जुगाड़ नहीं, जुआ है वो, जुआ है। तो खेलते हैं, मतलब 24 लीटर बकेट में पानी है, 10 लीटर कम हो गए तो कोई और 10 लीटर कमा लेता है, उतना ही पानी है। सो वॉल स्ट्रीट हैज गिवन दोज टूल्स, दोज डेरिवेटिव्स, दोज मशीनरीज, दोज प्रोडक्ट्स विच मल्टीप्लाइड द मनी। जैसे मैंने गाजसूत्र में लिखा है ना कि मेरा एक दोस्त ने मुझे कहा था, जब अभी वॉल स्ट्रीट खुलेगा 4 दिन के बाद, तो आप उन डिजास्टर रिकवरी प्लान वाले कंपनियों के शेयर ले लेंगे। उन उसने कमाए भी पैसे, मैं तो दिया नहीं, लेकिन तो ये जो सोच उनके जहन में चली गई ना, उसकी वजह यह है कि वॉल स्ट्रीट हैज नरिश दैट सोच कि मुझे कुछ नहीं करके 2-4 जुआ खेल के पैसे कमाने रहना है। अब ये जैसे लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है, और अमेरिका में सब प्राइवेट है, एमिनेशन प्रोडक्शन भी प्राइवेट कंपनियां करती है। लॉकहीड मार्टिन F-16 बनाती थी। 1907 में मैंने उसका शेयर लिया था कुछ $11-12 में। मेरे एक दोस्त ने बोला ले लो, अच्छी कंपनी है। ठीक है, आपने कुछ समझता भी नहीं था उसने। आई सोल्ड आफ्टर इराक वॉर दैट $800। अब मैंने तो 100 शेयर लिए, जिसने मिलियन लिए होंगे उसने कितने पैसे कमाए? मरे इराकी ना 1 लाख, और जिसने मिलियन शेयर लिए होंगे 11 मिलियन के, उसने बिलियन में कमाए। 9/11 क्या है, 4 बिलियन का उसका इंश्योरेंस निकाला 1 वीक पहले उसने, उसकी सिक्योरिटी देना। इंश्योरेंस क्या है? सिक्योरिटी तो है। तो दे गिवन द डेरिवेटिव्स एंड प्रोडक्ट टू प्ले विद द। अच्छा, वो उनका खेलेंगे तो बात अलग है। आप 4 लोग बैठ के दीवाले में जुआ खेलेंगे तो ठीक है, तुम हारोगे, मैं जीतूंगा। लेकिन मैं सोचूंगा कि अभी मैं जीतूंगा तो ये लेन में ना पूरी गटर खोल दूंगा, ये लेन की लाइट डुबा दूंगा, ये लेन में एक बिल्डिंग में 2 के ऊपर लोग नहीं रह सकते एक फ्लैट में। ऐसे रूल डालना चालू करूंगा बिकॉज आई हैव दैट मनी। दैट इज मैलिस। दैट एग्जैक्टली वॉल स्ट्रीट हैज डन। They created a huge supply chain for these malice people, for these controllers, for these kingpins. ये सूत्रधार जिनको मैं कहता हूं, उनको उन्होंने काफी मदद की। फिर बाद में ऐसा हुआ कि सूत्रधार लोगों ने डिसाइड किया क्या लाने का सिक्योरिटी। एक कंपनी एडीपी करके, वो अमेरिका का पेरोल के बहुत सारी कंपनियां, 90% कंपनियां वो एडीपी यूज करती है, पेरोल का सॉफ्टवेयर बनाती है, सिंपल है। लेकिन एडीपी के लोगों को मालूम है किसके बैंक में कितना पैसा पड़ा है, तो सिक्योरिटी लाते हैं तो उस हिसाब से लाते हैं मार्केट में। सो ऑल दिस डाटा इज ऑलवेज यूज्ड टू मैनिपुलेट द पॉपुलेशन। इसलिए डाटा अभी करेंसी है।
एक जमाने में सोना Of course. करेंसी थी, या। एक जमाने में ऑयल नहीं, करेंसी अभी था। जो हम कुछ भी हम खरीदते हैं और वो नंबर जो नंबर लेते हैं आता है। या आपका जो लेते हैं वो तो डेटा है, एंड दैट्स बिकम अ क्या कहते हैं कमोडिटी। तो ग्लोबल मार्केट Trade. फोर्सेस नाम का एक मैलिस खड़ा हुआ बिकॉज ऑफ वॉल स्ट्रीट। हाँ, Market forces started deciding how you should live, what you should eat, what you should wear, where you should go for vacation, what you should not do, which country you should ban, which country you should make money supply. ये ग्लोबल मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं। सर, एक आपको ग्लोबल मार्केट फोर्सेस ने क्या पैदा किया है देखो, बहुत सोच वाली बात है, लोग दिखते नहीं लोगों को। आप आज दुनिया की 100 इकोनॉमी निकालो, टॉप 100 इकोनॉमी, हाँ, आप बोलेंगे 100 कंट्री रहेंगे ना उसमें 56 कंपनियां हैं, 44 कंट्री है। So some companies have become more than some countries' GDP, their revenue is. oh, correct. So top 100 economies में 56 companies है, privately owned company. This is the world geography, economic geography today. और ये ज्यादा से ज्यादा करके American Wall Street, Fortune 500, Chinese company अभी आ रही है कुछ। So they are controlling ना। देखो, एक कंपनी को ग्लोबल मार्केट फोर्सेस का मैलिस यही है। वॉल स्ट्रीट इज नथिंग बट ग्लोबल मार्केट फोर्सेस, GMF बोलते हैं उसको। They are the driving force. They are the malice. They are the Rothschilds of Wall Street. Global market forces. So वो क्या करते हैं कि अभी देखो आप, भौगोलिक अगर देश की सीमाएं हैं, भारत की एक सीमा है, तो आप बॉर्डर में अंदर सिक्योरिटी रहेगी, अंदर नहीं आ सकते। लेकिन इकोनॉमिक जियोग्राफी में बॉर्डर नहीं होती। करेक्ट। एक बड़ी कंपनी 50 देशों में रहेगी तो वो देश पे वो कंट्रोल करेगी, भाई आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये रूल हटाओ। Oh, that is why economy is so strong and so powerful, yeah, of course, that you can cross borders. You can cross border. There is no border for economy. There is no border for Economic geography, ये जो मैं अभी एक थ्योरम लिख रहा हूँ, economic geography has created a situation there is no physical borders. So there will not be nations. There will be only colonies of economic giants. और ज्यादा से ज्यादा करेंसी अलग रहेगी, फर्क नहीं पड़ता। हेजिंग उनके हाथ में, एक्सचेंज उनके हाथ में, हेजिंग रूल। तो दिस इज हाउ दे हैव क्रिएटेड द वर्ल्ड। तो इकोनॉमिक जियोग्राफी पे हमारा फिजिकल जियोग्राफी से इकोनॉमिक जियोग्राफी में शिफ्ट हुआ है। ये हुआ है ग्लोबल मार्केट फोर्सेस की वजह से। तो अभी इंडियन इकोनॉमी पे इसका क्या असर हो रहा है? इंडियन इकोनॉमी का देखो मेरे को, क्या ये स्ट्रांग रहेगी आगे चल के, या अपना वो अभी इंडियन इकोनॉमी पे जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ा उनको हमारा तकलीफ है, हम सिविलाइजेशन। करेक्ट। हमारी डिमांड को ना आप सबको फोर्स नहीं कर सकते, चाय पियो, सबको फोर्स नहीं कर सकते आप इतने बजे नाश्ता करो। लोग बोलेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि लाइफस्टाइल अलग है। करेक्ट। ये हमारा जो रूरल इंडिया है ना, वो हमारी ताकत है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। कैसे? क्योंकि वहां पे जीने के तरीके अलग है, वो सीजनल है और वो रूटेड है, वो सीजनल है। अभी देखिए, आप देखो गांव में यहाँ से 50 किलोमीटर चले जाओ, जो शादी होगी, लोग कहीं कहीं से आएंगे, उनका दिन अलग होगा। दे विल नॉट डू ए शादी लेकिन डू इन मुंबई मैरिज। They will not have pattern of marriage. They will not have, वो सब एक दूसरे को हेल्प करके करेंगे। ये जो इंटरडिपेंडेबिलिटी का जो इंटरट्वाइनिंग है सोसाइटी का, ये अभी भी रूरल इंडिया में बहुत 70% वही है। अभी तो ये स्मार्ट सिटी वगैरह होंगे तो पता नहीं क्या होगा सिटी में, लेकिन वहां पे अभी जीने का तरीका वही है। इवन इन स्मार्ट सिटी वी कैन हैव आवर ओन लाइफस्टाइल। वैसा है नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक ही फूड नहीं खाएगा, हर इतने फूड के इसलिए तो है ना कि हम इस पे भरोसा करते हैं कि हमको अलग अलग तरह से जीना है। civilization and diversity is a product of civilization. Correct. Diversity came because of the civilized society. ये नॉन सिविलाइज लोग है, ये बकवास है, मैं बोलता हूँ। डोंट गो ऑन देयर वेल्थ पैरामीटर, दे आर बुलशिट। ये जो जीने के तरीके हैं ना, वो सिविलाइजेशन से आते हैं, वो कॉलोनी से नहीं आते। कॉलोनी से रेजिमेंटेड तरीके आते हैं। तो ये फ्रीनेस खाली इसमें होता है। तो ये फ्रीनेस जो है वो उनको थ्रेट है, इसलिए दे विल ट्राई टू कंट्रोल इंडिया पॉलिटिकली। दे यूज्ड टू, there are several, we can do an episode on that, how they control India. घातसूत्र 2 अभी उस पे आ रहा है मेरा। they control India socially, caste फीस डिवाइड करके, religion, they try to control India educationally। 3% एजुकेशन है, इतने स्कूल में टॉयलेट नहीं है, ऐसे वो उनके। they control Indian share market by using rating agencies, AAA, -BBB। वो कौन डिसाइड करते हैं क्या रेटिंग है हमारा? वो ये कौन है? who are these people and why we should accept? तो हमको, मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि सेल्फ रिलायंस ये हमारा उसको जवाब है। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमारा 140 करोड़ को पॉपुलेशन है, वो कंज्यूम करेंगे उतना हम प्रोड्यूस कर, जो हमारी ताकत है। टेबल के इस साइड बैठे हम खाने वाले लोग हैं, हमारी कंपनियां बनाएगी हमारे लिए। हमको नहीं चाहिए आपसे, मारो गोली। हमको नहीं बर्गर खाना है, हमको नहीं, मतलब हर चीज जिसमें हिंदुस्तान नहीं है
या हिंदुस्तान के लोगों को प्रॉफिट नहीं जा रहा है, इंक्लूडिंग डाटा, वो हम नहीं देंगे। मतलब वॉल्यूम ऑफ कंज्यूमशन ही हमारी ताकत है, बहुत जिसको बड़ी हमको- ताकत है। अरे अमेरिका के 5 टाइम्स हमारा पॉपुलेशन है, हमारे पास पैरिटी नहीं है, लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है। वो निर्माण हो जाएगी तो अपने आप कंज्यूम करने लगेंगे, अपने आप कंपनी बड़ी हो जाएगी। अभी हो रही है, देखो ना कुछ साल से। तो सेल्फ रिलायंस हमारा एक टूल है, उसी मार्ग से चलेंगे तो हम तो अपने को बनाए रखने के लिए जरूर ये बहुत- हमको मालूम है इकोनॉमिक बॉर्डर, अभी देयर आर नो फिजिकल बॉर्डर्स, इकोनॉमिक बॉर्डर्स आर वेरी डिफरेंट, हमको मालूम है। हिंदुस्तान में बहुत कंपनियां आई हुई, ग्लोबल मार्केट फोर्सेस का बड़ा प्रभाव है, इन्वेस्टमेंट आता है, ये सब हमको मालूम है। लेकिन हम उससे जो प्रोडक्ट पैदा करेंगे वो सेल्फ रिलायंस हमारे कंजम्पशन के लिए, हमारी इच्छा के, हमारे विलिंग के अनुरूप करेंगे तो ये कंज्यूम होता रहेगा, बनता रहेगा। वाह। इसलिए अभी क्या किया, रूल कुछ किया ना बीच में भैया कि फॉरेन कम इन्वेस्टमेंट आता है तो 51% हमारा स्टेक रहेगा। हाँ, ये तो जॉर्ज फर्नांडिस ने पहले शुरू किया, इज द फाउंडर ऑफ जुकरबर्ग को अभी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि डाटा देंगे नहीं हम आपको। हाँ, अभी ये लोगों को समझना चाहिए। आप कुछ भी डालते हो ना तो आप डाटा दे रहे हो, देखो उसका डेमोग्राफी बना सकते हैं, उसका प्रोडक्ट बनता है, उसका करेंसी बनता है, तो यू शुड ऑलवेज थिंक ये। बट इंडिया में मुझे इतना भरोसा है, मैं आपको बोलता हूँ, मैंने दुनिया देखी इसलिए भी बोलता हूँ, हमारे लोगों का एक नींव अलग है। तो हम फेसबुक यूज करेंगे, वो ट्विटर करेंगे, ट्विटर करेंगे, एक दिन सबको बाजू में रखेंगे, कुछ अपना ढूंढ के निकालेंगे। क्योंकि ऐसा मैं क्यों कहता हूं, पूछ सकते हैं आप, मैं बोल एग्जांपल देके बताओ ना। दुनिया में हमारी अकेला देश है जिसमें मिस कॉल का कंसेप्ट है। मिस कॉल? हाँ, दुनिया में कोई किसको मिस कॉल नहीं देता। हाँ, हम रेगुलर देते हैं। अच्छा, इनोवेशन नहीं किया हमने, हमको यूटिलिटी समझता है। अच्छा, हाँ, हम फिश वाले को मिस कॉल देते हैं, वो मिस कॉल देता है, फिश रेडी आ गया बोलता है, चला जाता। पान वाले को मिस कॉल देते हैं, पान रेडी रखता है, वो मिस कॉल देता है। हम किसको पैसा देने, हमने कम्युनिकेट कर लिया। हाँ। ये जो यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, जो इनोवेट नहीं करता है उसके पास ताकत रहती है, तो वो हमारा जुगाड़ देश है। आपको लगता है कि एआई से ऐसा कोई ज्यादा धोखा नहीं है? कुछ क्योंकि फिर ये कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन नहीं, वो बहुत आसान हो गया। अभी वो रूल कर रहे हैं धीरे धीरे। आई नो देयर इज सम डेटा लीकेज विल हैपन, गवर्नमेंट में भी मैलिस लोग रहते हैं, उनका भी फायदा देखते हैं, लोग ग्रीड वाले हैं। सर्वाइवल में था हमारा समाज, लोग पैसा कैसे भी करके कमाना चाहते हैं, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, दे ऑल हैव देयर ओन ग्रीड ऑफ लिविंग। बट वो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा कि देश को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि नहीं। अभी तक किया नहीं, ऐसा नहीं किया है, अभी भी करते होंगे, लेकिन वो रुकेगा। और वो इस देश के यंग, दूसरा एक आशा इसलिए मुझे है क्योंकि यंग पॉपुलेटेड देश है दुनिया। और आप याद रखो, ये मैं हमेशा ये कहता हूँ, उनको शायद नहीं मालूम होगा 5000 साल का इतिहास, लेकिन उनको एक मालूम है कि वो बिल्कुल कोई प्रेजुडिस बैगेज लेके जीते नहीं। ये जो यंग पॉपुलेशन बिल्कुल है नहीं। मैं हमारे देश मैं कॉलेज में कई बार जाता हूँ, उनको कास्ट बीस कोई मतलब नहीं है, रिजर्वेशन समझता नहीं उनको। वो बोलते हैं आपको क्या करना है, मारो बोल यार जियो। सो दिस इज अनदर होप। वन इज द सेल्फ रिलायंस फ्रेमवर्क वी आर क्रिएटिंग व्हिच विल हेल्प अस। सेकंड इज यंग पीपल, क्योंकि उनके बेनिफिट के साथ इसको जोड़ेंगे ना तो वो सुनेंगे भी नहीं किसका। तो इसलिए कि बाहर के देशों को भी हमारी यंग पॉपुलेशन की जरूरत है, उनके पास पूरे देश पुराने हो रहे। चाइना इज गेटिंग ओल्डर डे बाय डे, अमेरिका इज ऑलरेडी इन ओल्डर। जर्मनी तो गया, ब्रिटिश तो पूरे बुढ़े लोग पे चल रहा है। ब्रिटिश है क्या? मेड इन इंडिया, मेड इन ब्रिटिश क्या है बताओ मेरे को? कोई प्रोडक्ट नहीं है। 64% लोग सोशल सिक्योरिटी पे, वहां पे पेंशन पे जी रहे हैं। कोई तैयार नहीं होगा, शादियां नहीं होती है, बच्चे नहीं पैदा करते। तो ये हमारा वो होप है, हमारा पॉपुलेशन। लेकिन उनको ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। आप जो ये चला रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी बात है। आप जैसे और 10 लोग 50 लोग तैयार हो, डिबेट करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई सुनो, हम कोई बाबा निर्मल बाबा नहीं है, करेक्ट, लेकिन डिबेट तो करो, बात सोचो। हम किस लैंडमार्क पे खड़े हैं, उसका क्या बैकग्राउंड है, हमको हमारा सोचना पड़ेगा ना। लेकिन ये तभी होगा अवेयरनेस, मतलब अवेयरनेस का ही काम आप कर रहे हैं, तभी होगा जब लोगों को उसका पूरा विवरण दे कोई। नहीं तो इसीलिए घात सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि कहां से शुरुआत हुई, कहां से जा रहा है। इसका जो सारा रिसर्च है, रिसर्च बेस्ड है, उसका प्रभाव ये अवेयरनेस। तो हम इसको करेक्ट, बहुत अच्छा है ना। किताब पढ़ो, ये घात सूत्र पढ़ो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ दी, क्या कहते हैं, ग्रंथ है एक तरफ से। 900 पेज का अभी उसका दूसरा घात सूत्र 2 इंडिया में आएगा, वो 1600 से 2024 तक है, 424 साल का है। तो बहुत बड़ा होगा। लेकिन उसमें बहुत सारा, मतलब देखो कैसे हमको लूटा है ना, वो हमको जब तक नहीं समझेगा। अब मैं आपको बोलता हूँ, मैं जहां भी जाता हूँ ना, जैसे आपका ये चैनल है,
बहुत लोग ये सुनते हैं, मुझे लास्ट टाइम एपिसोड में लोगों ने मुझे फोन किया, अरे इसको भेज दे आप तमिल में, इसको करो ना। एक मेरे दोस्त ने बोला यार मेरे को तमिल मेरे को कहाँ से तमिल आती है। नहीं, बट आप अच्छा करो। हुआ है कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। हाँ इंग्लिश है, तो मैंने उसको बोला अभी वो आया है यूट्यूब में यू कैन सिलेक्ट योर ऑडियो ट्रैक, ओ नाइस, तो लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो आप। वंडरफुल। वो आया, जिसने मुझे पूछा था उसने मुझे बोला जब वो आया तो 1 साल हो गया उसको नहीं, ये आए। जरूरी है ये तो बहुत- बोला कि आप ये अवेयरनेस कर रहे हो ना, ये ऑडियो। मैं बोला मित नहीं कर सकते ना, हम कहाँ मिलिट्री खड़ा करेंगे, Correct. हमको कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, हमको जितना मालूम है उतना देने की काम करो, हमारे देने के दिन है, आप भी देने के दिन है, आप एक्टर हो, बहुत जाने माने एक्टर हो, फिर भी आप ये करते भी, हमको देने का टाइम है Absolutely. और हमको देना You have to give back now. ये तो कैसे It's time to चलेगा। give back. Yeah. Correct. कोई दादा हमारे सर्वाइवल में जिए इसलिए हम नहीं जी सकते ना, हमको तो देना पड़ेगा। True. तो ये बात, इसलिए अवेयरनेस होना ही चाहिए। अराइज जो है ना या एक्ट है, वो अवेयरनेस उसका पहला स्टेप है। वंस यू आर अवेयर देन यू अराइज एंड देन यू एक्ट। तो उसको और शायद 20 साल लग जाएंगे एक्ट को, लेकिन अवेयर तो हो, लोगों को पता तो चले। जो छोटे आज कॉलेज के बच्चे, उनको मैं अभी मैं कॉलेज में ज्यादा जाता हूँ लेक्चर को, तो मैं कहता हूँ आप अभी 20 साल के हैं ना, आप 40 साल के हो जाएंगे जब देश को 100 साल पूरे होंगे, तब आप पे जिम्मेदारी है इस देश की। तो आप इस देश को क्या समझते हो? यू विल बी सरप्राइज्ड। एवरी लेक्चर, मैं तो 15 में 10-12 लेक्चर तो होते हैं महाराष्ट्र में, दिल्ली में, देश में। कॉलेज के लेक्चर का फीडबैक आते रहता है 3 महीना, वो बच्चे सवाल पूछते रहते हैं। अच्छा। सर ये इसका हमको जवाब दो, ये कहाँ मिलेगा। हाँ। ये 40 साल 50 साल के ऊपर के लोग कुछ पूछते नहीं, उनके लिए Inquisitive ज्यादा हैं। हाँ, ये obviously because- बोलो उनका फ्यूचर। मैं तो इतना बोलता हूँ, ये भैया आपका फ्यूचर है, हमको क्या, हम तो रहेंगे भी नहीं शायद उस टाइम, लेकिन आप रहेंगे। आपको देखना है, आप जो देश में जीना चाहते हो। If you are not aware, how you will? तो चलिए, बातचीत में ये भी पता चल गया, मतलब सामने आ गया कि पर्पस क्या है घात सूत्र लिखने का। इसको आपने 7 साल का तो रिसर्च दिया है, फिर अलग लैंग्वेजेस में इसको वो हुआ है, आपका जो नॉलेज भी है, हिंदी में भी आ रहा है, हिंदी में भी आ रहा है। तो ये भी हो गया ना कि पर्पस क्या है, और ये पॉडकास्ट का भी पर्पस क्या है, और क्यों हम बार बार इस पे आते हैं आते हैं और डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है दीपक जी, क्योंकि ये मतलब आनंद इससे जो मिलता है कि आप दे रहे हो, तो ये कमाल का है। क्योंकि हम और भी, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपका करेंगे ना सर, तो बहुत सारे इसमें क्या कहते हैं, अलग अलग मुद्दों पे हम लोग डिस्कस करेंगे बड़े आम पे। और कैसा है, हम जो कहते हैं वो वही पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन डिबेट तो शुरू हो, सोच तो हो, खरोचना तो शुरू हो, पूछो तो सही उल्टे सुलटे सवाल, हम भी सुधरेंगे अगर हम गलत बोल रहे हैं। लेकिन ये प्रोसेस चलता रहना चाहिए ना। बिल्कुल चलता है। वो आपके बड़ी बात है, बड़े आम वो प्रोसेस कर रहा है। ये ट्रिगरिंग पॉइंट चाहिए सर, और क्या चाहिए। पानी अपने आप बह ही जाता है, अपने को खाली उसको रोड क्लियर करना चाहिए। नहीं, लेकिन आप जिस तरह से पैशनेटली आप ये कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मतलब क्या कहते हैं पॉडकास्ट में नहीं, आप जैसे कहा आप लेक्चर्स देते हैं, आप जितना प्लेटफॉर्म्स पे आप इसको बांटना चाहते हैं आप कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू रिचा जी, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस, थैंक यू। क्या लगता है आपको, क्या ये सारी इंफॉर्मेशन आने वाले पीढ़ी तक पहुंचनी नहीं चाहिए? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारा जो क्या कहते हैं सिविलाइजेशन है, जो अभी दीपक जी ने शेयर किया, यही हमारी ताकत है। और ये जो ताकत है, इसको बरकरार रखने के लिए हमें पहले तो अवेयरनेस चाहिए, और इस दिशा में हम जो भी कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। दीपक जी को लेके हम और भी क्या कहते हैं मुद्दों पे और भी इश्यूज पे आके डिस्कस करेंगे। अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे और आपका जो क्या कहते हैं पार्टिसिपेशन अगर होगा और हमें पता चलेगा कि आपको भी इसमें इंटरेस्ट है आपके कमेंट्स के जरिए, तो फिर हम दीपक जी को बुलाएंगे हमारे बड़े आम में।